अब आइए समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आप क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले दो मेन चेंजेस आएंगे आपके। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? चेंजेस वाइल गोइंग क्लोज टू ओपन, राइट? क्लोज कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें दो मेन चेंजेस आते हैं आपके। पहला तो मैंने एक्चुअली मैं बता चुका हूँ ये दोनों ही, बट ठीक है कोई बात नहीं। पहला मैं बता चुका हूँ। पहला चेंज क्या आता है कि जो ये आपके दोनों पिंसर्स है ना, देखिए यहाँ पे आपके पास ये बीटा पिंसर है ये वाला, और फिर आपके पास ये बीटा प्राइम पिंसर है ये वाला। तो ये जो पिंसर्स हैं ये क्लोज कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइटली ग्रिप करते हैं। स्टार्टिंग में लूज रहता है, जब आपका जो क्लोज कॉम्प्लेक्स है उस टाइम पे इनकी ग्रिप ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये ओपन कॉम्प्लेक्स में जाता है तो ग्रिप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम पहला लिख सकते हैं क्या, कि जो ग्रिप स्ट्रेंथ है, ग्रिप स्ट्रेंथ जो आपके ग्रिप स्ट्रेंथ ऑफ बीटा एंड बीटा प्राइम पिंसर्स इंक्रीजेस। तो इनकी ग्रिप जो है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि अब ये डीएनए को छोड़ना नहीं चाहते। इसके बाद जो अगला चेंज आता है वो अगर आप ध्यान दें तो ये जो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट में जाने का रास्ता है, ये मैंने बताया था आपको, ये एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट है कुछ यहाँ पे एंटी चैनल के आसपास। इसमें जाने का रास्ता, इसमें किसको जाना है? इसमें जाना है टेम्पलेट स्ट्रैंड को, जो ये वाली स्ट्रैंड आ रही है ना, इसको यहाँ पहुँचना है एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट में। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे रीजन जो 1.1 है इसने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ये जो है, जो रीजन 1.1 है, ये आपकी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका रास्ता रोके हुए है, उसको अब वो घुसने नहीं दे रहा है एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट में। ओके, लेकिन जैसे ही क्लोज कॉम्प्लेक्स से आप ओपन कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, जो आपका रीजन 1.1 है, जो आपका रीजन 1.1 है, देखिए यहाँ पे सारे रीजन्स का काम है, देख रहे हैं आप। 1.1 जो है वो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट को ब्लॉक करे हुए है। रीजन 1.2 ने डिस्क्रिमिनेटरी रीजन को जो है वो आइडेंटिफाई किया था। रीजन 2 का काम था -10 एलिमेंट को रिकोगनाइज करना और मेल्टिंग करवाना। रीजन 3.1 का काम था एक्सटेंडेड -10 को रिकोगनाइज करना। रीजन 4 का काम था कि -35 एलिमेंट को ग्रिप करना। और रीजन 4 जो है ना ये वाला, जो कि ये रीजन 4 है आपका। और अगर आप ध्यान दें तो ये आपको जो डार्क रेड दिख रहा है ना, ये आपका -35 एलिमेंट है। तो ये सपोर्टिव रोल, जो -35 एलिमेंट उस रीजन 4 है आपका, इनका काम है सपोर्टिव रोल का। ये बेसिकली इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो रीजन, जैसे ही मैं वापस आता हूँ क्लोज कॉम्प्लेक्स से जब ओपन कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं, मतलब डीएनए अनवाइंड हो चुका है, तो आपका जो रीजन 1.1 है ये शिफ्ट करता है, क्योंकि इसने रास्ता बंद कर रखा है अभी। तो ये शिफ्ट करेगा कितनी, 50 एंगस्ट्रॉन से ये शिफ्ट करेगा कुछ, ये मतलब साइड में आ जाएगा थोड़ा सा, 50 एंगस्ट्रॉन ये शिफ्ट करेगा, जिससे कि जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो ये वाली स्ट्रैंड है ना, अब इसको रास्ता मिल जाएगा। अब इसको रास्ता मिल जाएगा एक्टिव सेंटर में घुसने का। ओके, तो ये दो चेंजेस जो हैं ये आपके मेन आते हैं। ओके, अब जो रीजन 1.1 है ये एक्चुअली में डीएनए का एक मॉलिक्यूलर मिमिक की तरह काम करता है। जैसे डीएनए के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होता है ना, रीजन 1.1 पे भी बहुत नेगेटिव चार्ज होता है। और मैंने आपको बताया था जो आपकी एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट है इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए रीजन 1.1 पहले इसको ऑक्यूपाई करके रखता है जब तक कि ओपन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। लेकिन अब क्योंकि अनवाइंडिंग हो चुकी है, ओपन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो रीजन 1.1 शिफ्ट करेगा 50 एंगस्ट्रॉन से, ताकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है आपकी वो एक्टिव सेंटर में घुस पाए। ओके, इसके बाद जैसे ही आपकी जो डीएनए टेम्पलेट है वो एक्टिव सेंटर में घुसेगी, उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्शन लगभग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में आपको कोई प्राइमर नहीं चाहिए होता। आरएनए पॉलीमरेजेस बिना प्राइमर के काम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो वेट करता है इनिशिएटिंग यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिनको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे वापस आते हैं, जो आरएनए स्टार्टिंग में जब ओपन कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वेट करेगा इनिशिएटिंग आरएनटीपीज का, क्योंकि आपको आरएनए बनाना है तो आरएनटीपी चाहिए। तो इनिशिएटिंग आरएनटीपीज का वेट किया जाएगा, जो कि यूजुअली पहली ए होती है, दूसरी टी होती है। ए जो है वो आपकी फर्स्ट होती है, मतलब कि एएनटीपी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आरएटीपी, राइट?
ये आपकी पहली होगी और RTTP जो है ये दूसरी होगी। ये फर्स्ट है आपकी और ये सेकंड है। ये यूजुअली आपके सेम ही रहती हैं, पहली यही दोनों होती हैं एक्चुअली। ओके, तो इसके बाद जैसे ही ये स्टार्टिंग में पहले दो को लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, उसके बाद पहली जैसे एडेनाइन आया RATP के फॉर्म में, फिर थाइमिन आया RTTP के फॉर्म में। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे जो यू कैन से कि इनकी बाइंडिंग होगी, राइट। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो आपका एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट है, यहाँ पे दो आएंगे, वो कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों सिर्फ दो हैं, तो इनकी बॉन्डिंग कभी कभी अच्छी नहीं हो पाती है। यहाँ पे काम आता है आपका ये जो लिंकर दिख रहा है आपको, सिग्मा 3,4 लिंकर। बेसिकली जो ये सिग्मा 3 है और सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर का रीजन 3 है और रीजन 4 है, इनके बीच में ये दिख रहा है आपको ये लिंक, ये चेन जो इन दोनों को जोड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा 3,4 लिंकर। यहाँ पे इसका रोल आता है। जो रीजन 3,4 लिंकर है ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ आप देख भी सकते हैं, ये तो है आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं एक्चुअली। हाँ, तो ये तो है आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। और ये नीचे से यहीं से आ रही है आपकी सिग्मा 3,4 लिंकर, जो कि बेसिकली एक लिंक है सिग्मा रीजन 3 और रीजन 4 के बीच का। तो इन दोनों में यहाँ सिग्मा जो 3,4 लिंकर है वो इंटरेक्ट करेगा इस टेम्पलेट के साथ। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे ताकि जो ओपन कॉम्प्लेक्स बना है और जो RNA पॉलीमरेज है बेसिकली, वो इन दोनों जो स्टार्टिंग के दो RATP और RTTP आ रहे हैं, उन दोनों की यहाँ पे बाइंडिंग करवा पाए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, मैं इस तरीके से आप RNTP को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला आके यहाँ जुड़ेगा, दूसरा आके यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर आती है एक टर्म जिसको मैं बोलता हूँ अबॉर्टिव इनिशिएशन। एक्चुअली इसके इट इज़ नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड, और इसकी ज़्यादा 3 थ्योरी हैं, बट मुझे जो सबसे अच्छी लगती है मैं उसको बोलता हूँ स्क्रंचिंग मेथड। सो अबॉर्टिव इनिशिएशन मतलब कि अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या कहता है कि लगा लीजिए ओपन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, पहले दो न्यूक्लियोटाइड आ चुके हैं, वो जुड़ भी चुके हैं रीजन 3,4 की वजह, रीजन 3,4 लिंकर की वजह से। सिग्मा 3,4 जो आपका है, यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो सिग्मा 3,4 लिंकर है उसकी वजह से ये पहले दोनों जुड़ चुके हैं। उसके बाद होता क्या है कि RNA पॉलीमरेज स्टार्टिंग में 10-10 बेस पेयर के शॉर्ट RNA बनाता है। शॉर्ट RNA स्टार्टिंग में इनिशियली 10 बेस पेयर के छोटे छोटे RNAs बनाएगा और उनको रिलीज कर देगा। ठीक है, अब देखिए जीन तो यूजुअली बड़ा होता है, 10 बेस पेयर का तो कोई जीन होता नहीं है, राइट। क्योंकि 6-7 बेस पेयर का तो आपका प्रमोटर ही है, राइट। प्रमोटर से शुरू हुई है कहानी, और बेसिकली 10 बेस पेयर का शॉर्ट RNA बनाएगा वो, और आगे नहीं बढ़ पाता। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली हम लेस बना सकते हैं। एक्चुअली ये मैं DNA बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये DNA है, और इस पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा अनवाइंडिंग तो करनी पड़ेगी, मैंने अनवाइंड तो किया ही नहीं यहाँ पे DNA को। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अनवाइंड कर लेते हैं DNA को, ये बन गया आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल, कुछ इस तरीके से ये अनवाइंडिंग होगी। थोड़ी सी और कर लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि अभी तो अपने हाथ में ही है। ये मैंने DNA की अनवाइंडिंग की, ये बन गया आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल, और यहाँ पे RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट है। जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपर वाली जो है, ये वाली जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ से बीच से इरेज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। ओके, तो ये जो है ये आपकी टेम्पलेट है और ये आपकी नॉन टेम्पलेट है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो RNA पॉलीमरेज है वो एक ही जगह पे स्टेशनरी रहेगा इनिशियली। ओके, सबसे पहले वो क्या है, स्टेशनरी है, मतलब एक ही जगह पे फिक्स्ड है, वो मूव ही नहीं कर रहा। और वो करता क्या है कि 10 बेस पेयर का एक RNA बनाएगा, उसको रिलीज कर देगा। ओके, फिर 10 बेस पेयर का एक RNA बनाएगा, उसको रिलीज कर देगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंटिन्यू रखता है ये थोड़े टाइम के लिए। इसको बोलते हैं अबॉर्टिव साइकिल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या फिर अबॉर्टिव इनिशिएशन, राइट। इसका दूसरा नाम है अबॉर्टिव साइकिल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, मतलब कि बनाना, 10 बेस पेयर का RNA बनाना, उसको रिलीज कर देना,
फिर 10 बेस पेयर का एक आरएनए बनाना, फिर छोड़ देना। लेकिन इसकी अब रीज़न क्या है इसका? ये रीज़न समझने के लिए हमने एक मेथड जो है वो मतलब एक थ्योराइज्ड मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्क्रंचिंग मेथड। स्क्रंचिंग मेथड, तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग का एग्जांपल लूँगा। मान लीजिए कि यह आपके पास एक स्प्रिंग है, अभी ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, राइट। अगर आप इस स्प्रिंग को आप बिल्कुल बेसिकली आप इसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, राइट, दोनों तरफ से प्रेशर लगा के, और फिर इसको एकदम से रिलीज कर देंगे तो ये आपको पुश करेगा, राइट। सिमिलरली स्क्रंचिंग मेथड में होता क्या है, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये है, हम इस डायग्राम का यूज़ करेंगे और आइए नीचे चलते हैं। ओके, तो स्क्रंचिंग मेथड में बेसिकली होता क्या है, कुछ इस तरीके से काम करता है ये। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि स्टार्टिंग में देखिए, ये आपका आरएनए जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये आपका आरएनए है, पॉलीमरेज है, और ये आपका प्रमोटर है। तो कुछ इस तरीके से आपका स्टार्टिंग में यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि शुरू हो रही है, ये स्टेशनरी है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये मूव नहीं कर रहा है, ये क्या करता है, आगे वाले डीएनए को खींच लेता है। तो डीएनए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लूप बना देता है, राइट, लूप बना देता है। तो वो 10 बेस पेयर का बनाएगा और फिर उसको रिलीज कर देगा, दोबारा से वापस यहाँ पे फिर डीएनए को खींचेगा, डीएनए फिर से लूप बनाएगा, फिर 10 बेस पेयर का आरएनए बनेगा, उसको रिलीज कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस बेसिकली जब रिपीट होती है तो कभी कभार क्या होता है, क्योंकि ये जो डीएनए है इसका लूप किया गया है कुछ इस तरीके से, ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, क्योंकि आपने डीएनए को खींचा है पीछे, तो डीएनए आपको पुल करेगा। तो कभी कभी जो जब ये लूप बनते हैं डीएनए के, ये जो लूप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो लूप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज इसको पीछे खींचता है तो 10-10 बेस पेयर के जो ये आरएनए बना के रिलीज कर रहा है, ये प्रोसेस चलती है, ठीक है, अबॉर्टिव इनिशिएशन ये चलता है। लेकिन कभी कभी जो ये आपके लूप हैं ये स्प्रिंग की तरह काम करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज जो कि पहले स्टेशनरी था उसको एकदम से पुश कर देते हैं, उसको एकदम से आगे खींच लेते हैं। तो आपका जो आरएनए है बेसिकली पॉलीमरेज, वो स्टेशनरी जो प्रमोटर है उससे आगे निकल जाता है। अब आप कहेंगे सर ये सब हो क्यों रहा है? अरे भैया मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है -10 और यहाँ पे है -35 एलिमेंट, प्रमोटर है यहाँ पे, और प्रमोटर से स्ट्रॉन्गली देखिए, प्रमोटर से जुड़ा हुआ है, जस्ट अ सेकंड लेट मी यूज़ अ पेन। देखिए प्रमोटर और जो इनिशिएटर प्रोटीन है जो कि आपका सिग्मा फैक्टर है, इनकी ज्वाइनिंग काफ़ी मजबूत है, तो इनके बीच में फेविकोल का जोड़ है, राइट, काफ़ी मजबूत बॉन्डिंग है इन दोनों की। अच्छा, सेम है सिग्मा जो फैक्टर है वो बाइंड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो इनकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो दिक्कत ये है कि आगे ये बढ़ना चाह रहा है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से ही चाहता है कि मैं सीधा शुरू हो जाऊँ, 10 बेस पेयर का बना के रिलीज़ क्यों करना, सारा ही एक साथ ही ख़त्म कर दूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रमोटर के साथ और इनिशिएटर फैक्टर के साथ इसकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये डीएनए को पीछे खींच लेता है और डीएनए यहाँ पे स्प्रिंग की तरह काम करेगा। ये जो लूप्स हैं ये स्प्रिंग की तरह काम करेंगे और आरएनए पॉलीमरेज को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करा के इस प्रमोटर से निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रमोटर एस्केप। ओके, तो ये था आपका प्रमोटर एस्केप। आफ्टर द प्रमोटर एस्केप अगला जो आपका फेज आएगा दैट इज गोइंग टू बी द इलोंगेशन फेज। सो नेक्स्ट आइए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, द इलोंगेशन फेज, जहाँ पे जो है आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अब फुल स्पीड में आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज की तरह जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी प्रोसेसिव नेचर का आपका जो है एंजाइम है। सो प्रोसेसिव नेचर का आपको पता ही होगा कि प्रोसेसिव नेचर के जो एंजाइम्स हैं वो एक बार सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के बाद जो है प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। सो जैसे ही आपका आरएनए, हमने बात की कि प्रमोटर एस्केप में जैसे ही आप 10 बेस पेयर से लंबा आरएनए कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप इलोंगेशन फेज में एंटर करते हैं। इलोंगेशन फेज में सबसे पहले जैसे ही देखिए ट्रांसक्रिप्शन की जो एक खास बात है, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि आरएनए जो है वो डीएनए से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो जैसे ही 10 बेस पेयर से लंबा आरएनए बनता है तो एक टाइम के साथ डीएनए के साथ बाउंड जो आरएनए है वो सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 बेस पेयर का होगा। तो उससे ज़्यादा जो भी आरएनए होगा दैट जिसको मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आरएनए कहूँगा,
तो वो आपका डायरेक्ट जाता है कहाँ पे, द आरएनए एग्जिट चैनल, जो कि मैंने अभी आपको आरएनए पॉलीमरेज में ऊपर दिखाया भी था। जो आपका आरएनए एग्जिट चैनल है वहाँ पे एंट्री करेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी इलोंगेशन में एक और दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो आपको याद हो तो जो आपका रीजन 3,4 लिंकर है ये आरएनए एग्जिट चैनल में ही होता है। तो जैसे ही आपका इलोंगेशन फेज कंटिन्यू होता है, जो आपका रीजन 3,4 जो लिंकर है उसको आपको रीलोकेट करना पड़ेगा, राइट। जो रीलोकेट कर जैसे ही जो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा द रीलोकेशन, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है आपका आरएनए एग्जिट चैनल पे, तो इसकी रीलोकेशन जो है दैट इज अ मस्ट इफ यू वांट टू एंटर द इलोंगेशन फेज। तो जैसे ही रीजन 3,4 लिंकर आपका हटता है यू कैन से आरएनए एग्जिट चैनल से, इसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ यू कैन से मूवमेंट ऑफ द रीजन 3,4 लिंकर, द एसोसिएशन बिटवीन द सिग्मा एंड पॉलीमरेज बिकम्स वीक। सो इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है, अब उनकी जो एसोसिएशन है वो जो कि पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इनिशिएशन में जब अबॉर्टिव इनिशिएशन चल रहा था तो इनकी जो है एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इलोंगेशन फेज में जैसे ही आप रीजन 3,4 लिंकर को डिस्प्लेस करेंगे, रीलोकेट करेंगे, इनकी जो एसोसिएशन है दैट बिकम्स वीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब जो है होलो एंजाइम, जो कि आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे होलो एंजाइम कहा है मैंने उसको, उसके और सिग्मा फैक्टर के बीच में जो एसोसिएशन है दैट इज नाउ वीक। और जो स्क्रंचिंग थी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो स्क्रंचिंग है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है आपके प्रमोटर एस्केप के लिए। अब देखिए स्क्रंचिंग के टाइम पे यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि स्क्रंचिंग के टाइम पे आपका जो अनवाइंडेड डीएनए है, और मैं कहूँ कि सिंगल स्ट्रैंडेड जो आपका डीएनए है वो बढ़ जाता है लगभग 22 टू 23 बेस पेयर का। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 10 से 12 बेस पेयर का ही जो आपका डीएनए है वो अनवाइंड होगा। लेकिन जैसे ही स्क्रंचिंग फेज में आप आएंगे तो जो रेप्लिकेशन बबल है, आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अराउंड 22 टू 23 बेस पेयर्स जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आपके प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही आप इलोंगेशन स्क्रंचिंग से क्रॉस करके आप अबॉर्टिव इनिशिएशन और प्रमोटर एस्केप करके आप इलोंगेशन फेज में पहुंचते हैं, तो ये वापस से जो अनवाइंडेड डीएनए है वो घट के हो जाता है अगेन 12-13 बेस पेयर्स मैक्सिमम। सो 12-13 बेस पेयर का डीएनए जो है वो ही अनवाइंडेड रहेगा, अनवाइंडेड डीएनए। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे, अनवाइंडेड डीएनए आपका कितना रहेगा इलोंगेशन फेज में, 12 to 13 बेस पेयर। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब प्रोसेसिव नेचर जो है वो अब अपना काम करेगा। जो आपकी जो टेम्पलेट है दैट विल मूव टू द टी चैनल। तो जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसका यूज़ करके हम आरएनए बनाने वाले हैं वो आपकी मूव करेगी टी जो चैनल है आपका टेम्पलेट चैनल है उसमें मूव हो जाएगी, आपको पता ही है। और नॉन टेम्पलेट जो है वो जाएगी आपकी एंटी चैनल में, नॉन टेम्पलेट चैनल में। ये सब यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद देखिए अब स्ट्रैंड्स का जो सेपरेशन है वो जैसे ही वो कैटालिटिक क्लेफ्ट में, अगर मैं यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज बनाऊँ तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो जैसे ही एंटर करता है ना, एक मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री हो रही है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो वो एंट्री करते ही यहाँ पे एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट के सामने ही अनवाइंडिंग होती है इसकी। और एक टाइम पे अगेन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आरएनए जो डीएनए के साथ जुड़ा रहता है एक टाइम पे वो होगा 8 से 9 बेस पेयर, जबकि अनवाइंडेड डीएनए रहेगा 12 से 13 बेस पेयर। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज, मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए एक्चुअली बना ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये आपका डीएनए है और यहाँ पे ये आपका अनवाइंड डीएनए हुआ और पीछे दोबारा से जो है डीएनए की बाइंडिंग दोबारा करा दी जाती है। तो एक टाइम पे हमेशा ही जैसे जैसे देखिए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, वो आगे वाले की अनवाइंडिंग करता जाएगा और पीछे वाले की रिवाइंडिंग। तो एक टाइम पे हमेशा 12 से 13 बेस पेयर डीएनए ही अनवाइंड रहेगा। एंड ये एक यू कैन से काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एटीपी जो है, क्योंकि आपको याद हो तो रेप्लिकेशन में मैंने बताया था कि आपको हेलिकेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। हेलिकेजेस एटीपी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी हेलिकेज नहीं है। तो आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंडिंग का काम जो है खुद ही कर रहा है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो एक प्रिमिटिव एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज से पहले का जो आपका एंजाइम है एक आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अगर आरएनए पॉलीमरेज को देखिए कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन जैसे कि हेलिकेजेस या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये सब नहीं चाहिए। तो इससे ये पता लगता है कि सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज नहीं आया था, तब हमारे पास सबसे पहले था आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एवोल्यूशन में सबसे पहले था। उसके बाद आप सोचेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज आया, नहीं,
आरएनए पॉलीमरेज के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आई थी वो थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से माना जाता है कि डीएनए पॉलीमरेजेस का इवोल्यूशन जो है हुआ है। ये चीज़ एक कॉमन यू कैन से एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके बाद अब बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज में। मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इट इज़ नॉट अ वेरी इट इज़ एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेसी मैंने आपको बताई थी कि 1 in 10,000 एरर रेट है आपके ट्रांसक्रिप्शन का, जो कि ज़्यादा नहीं है। हालांकि अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन से कंपेयर करें तो हालांकि वैसे तो ये ज़्यादा है। देखिए एरर रेट कितना कम है, अगर देखा जाए तो 0.001% एरर रेट है, लेकिन रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में अब भी कम है। तो इस एरर रेट जो ये आपकी इतनी लो एरर रेट है, इसके पीछे किस चीज़ का हाथ है? देखिए सबसे पहली बात, आरएनए पॉलीमरेज में किसी भी तरह की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो नहीं देखने को मिलती है। जैसा डीएनए पॉलीमरेज में आपको याद हो तो वहाँ पे 2 साइट्स थी। एक रेप्लिकेशन का जो एक्टिव सेंटर था वो साइट थी आपके पास, और एक एक्सोन्यूक्लियस साइट थी आपके पास, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज के पास हालांकि 2 प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म जरूर है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म्स हैं उनको आइए देखते हैं। तो इनमें से जो आपका पहला है वो है आपका जिसको बोलते हैं हम पायरोफोस्फोराइलेटिक एडिटिंग। तो पायरोफोस्फेट बेसिकली मतलब कि पायरोफोस्फोराइलेटिक एडिटिंग। ये सिंपली अगर मैं बात करूं तो एक तरह से अंडू है, कंट्रोल जेड की तरह है। हालांकि यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। और सेकंड होता है आपका हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। तो आपको पता होगा कि जब भी एक यू कैन से न्यूक्लियोटाइड आरएनए में जुड़ता है तो आपको फॉर एग्जांपल एनटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो जब ये जुड़ेगा तो उसमें से 2 जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं कुछ इस फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, राइट। इनको क्या बोला जाता है? पायरोफॉस्फेट। और मैंने आपको बताया था कि पायरोफॉस्फेट जो है एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। जब इन 2 फॉस्फेट्स के बीच का बॉन्ड जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो एक्टिव साइट का ही यूज़ करेगा। और अगर मान लीजिए कि गलती से कोई इनकरेक्ट आपका जो है बेस पेयर वो जुड़ चुका है, उसको रिमूव करने के लिए वो बैक रिएक्शन का यूज़ करेगा। इसको 1 मिनट 10 सेकेंड, लेट्स रिप्लेस दिस। तो यहाँ पे होगा क्या, एक सिंपल बैक रिएक्शन का यूज़ किया जाएगा। ये ज़्यादा पीछे नहीं जा सकती। मान लीजिए गलत चीज़ गलत एनटीपी जो है वो जुड़ गया है, तो बैक रिएक्शन हाथों हाथ जो है हम यूटिलाइज करेंगे। और बैक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो आपका पीपीई या फिर पायरोफॉस्फेट जो कि रिलीज़ किया गया है, इसको दोबारा जोड़ दिया जाता है। इसको री इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, मतलब कि दोबारा जोड़ दिया जाएगा। और आपका जो दोबारा से एनटीपी बनेगा, क्योंकि देखिए एनटीपी जब पहले आया एनटीपी, उसमें से एनएमपी जो है वो जुड़ गया, प्लस पायरोफॉस्फेट रिलीज कर दिया गया, पीपीआई। ये रिएक्शन बेसिकली रिवर्स कर दी जाती है बाय द एक्टिव साइट। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। दूसरा मेथड है आपका हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। तो इसमें इसमें जो है हाइड्रोलिटिक एडिटिंग में क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो बेसिकली बैक ट्रैक करता है 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड्स को। और सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, बैक ट्रैक 1 और मोर, ज़्यादा नहीं होगा, 1 2 3 मैक्सिमम है आपका, इससे पीछे ये नहीं जा सकता। और उसके बाद जो बैक ट्रैक करने के बाद मतलब वापस जाके मान लीजिए ये डीएनए पे आप चल रहे हैं और ये आपका यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज हम बना लेते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज से लगा लीजिए कि कोई गलत चीज़ जुड़ गई है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा कि थोड़ा सा पीछे जाएगा 1 2 3 मैक्सिमम, और उस आरएनए को कट कर देगा वहाँ से। तो इस चीज़ को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। हाइड्रोलिटिक एडिटिंग जो है बेसिकली एक सिंपल सी रिएक्शन है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एडिटिंग में एक सबसे कॉमन फैक्टर जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं द जीआरई फैक्टर। जीआरई फैक्टर क्या करता है, ये आपकी हाइड्रोलिटिक एडिटिंग जो है वो करवाता है इलोंगेशन फेज के अंदर। एक तरह का आप कह सकते हैं कि जीआरई फैक्टर जो है वो एक तरह का इलोंगेशन फैक्टर है। यहाँ पे जीआरई क्या है, एक तरह का एलोंगेशन फैक्टर के रूप में यहाँ पे ये काम कर रहा है। बेसिकली ये इंश्योर करता है कि आरएनए पॉलीमरेज की जो इलोंगेशन है वो एफिशिएंटली चलती रहे और वो अटके ना, राइट। तो ये क्या इंश्योर करता है कि वहाँ पे कोई भी अरेस्ट ना हो, नो अरेस्टिंग। अरेस्ट का मतलब है कि रुक जाना। कभी कभार मान लीजिए कि लगा लीजिए डीएनए में यहाँ पे कोई डीएनए में ही दिक्कत है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कभी कभी अरेस्ट हो जाता है। तो उसमें
इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डीएनए डैमेज एंड रिपेयर में कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर भी एक चीज़ है, तो मैं वो यहाँ पे भी मेंशन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे होती है ट्रांसक्रिप्शन, अगर बाय चांस जीआरई फैक्टर हालांकि कोशिश करता है कि अरेस्ट ना हो, लेकिन अगर किसी वजह से इफ़ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएपी में यहाँ लिख रहा हूँ, अरेस्ट ड्यू टू सम डैमेज इन डीएनए, यूजुअली डीएनए डैमेज की वजह से ही जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो मेनली आपका अरेस्ट करता है, रुकता है, तो उस केस में आप करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड रिपेयर। तो इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए डैमेज रिपेयर में आपके पास यूवीआर ABC कॉम्प्लेक्स जो है उसको रिक्रूट किया जाता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, और ये कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर। इसको एक बार अच्छे से हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, UVR और URV ऐसा ही कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आपका फंक्शन करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे और जो हैं आपके प्रोटीन्स भी जो है यूज़ किए जाते हैं इलोंगेशन फेज में, जो कि एक तरह के मैं कहूँगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की इलोंगेशन फैक्टर की तरह काम करते हैं। एक तो मैंने बताया ही कि आपके पास जो है GRE फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं द नस प्रोटीन, NUS, नस प्रोटीन। सो नस प्रोटीन जो है एक और यू कैन सिंपली से ये भी इलोंगेशन फैक्टर है एक तरह का। ये आरएनए पॉलीमरेज को ज्वाइन करता है जब इलोंगेशन फेज चल रहा होता है, राइट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इलोंगेशन फैक्टर, और इसका अगेन काम क्या है कि ये इलोंगेशन में और टर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है। ई कोलाई की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ई कोलाई के अंदर जो आपका नस प्रोटीन होता है उसको आई थिंक बोलते हैं नस जी, और जो आपका आर्किया बैक्टीरिया है, जो बेसिकली आर्किया बैक्टीरियाज के अंदर जो आपका नस प्रोटीन होता है उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसको बोलते हैं spt5। तो ये आपके दो नस प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं। जो GRE फैक्टर है ये सिमिलर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S से, ये आपका आएगा इलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में, जो कि अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आरएनए पॉलीमरेज गलती से कहीं अगर रुक जाता है तो वो मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है कि आप ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर कर सकते हैं। UVR ABC कॉम्प्लेक्स को आप वहाँ पे बुला सकते हैं और वो रिपेयर कर देगा, राइट। लेकिन कभी कभार देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज है जब रिपेयर के एंजाइम्स आएंगे, जब आपका ये UVR ABC कॉम्प्लेक्स जब आता है तो कभी कभार आरएनए पॉलीमरेज को अगर हटाना है, और क्योंकि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे दोबारा से मैं एक और यहाँ पे सिनेरियो लेता हूँ, मान लीजिए ये आपका डीएनए है और इस डीएनए में यहाँ पे कहीं डैमेज है, राइट, और आपका आरएनए पॉलीमरेज पीछे से जो है चलता हुआ आ रहा है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को पता लगेगा कि ओके यहाँ पे डीएनए डैमेज है, वो अरेस्ट हो जाएगा। अब अरेस्ट होने के बाद हमें चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज को हटाया जाए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो ये काम कौन करेगा आपका, अगेन एक और एंजाइम है आपके पास, एक और प्रोटीन है बेसिकली आपके पास जिसका ये काम है, उसको बोलते हैं TRCF। और इसकी ये बेसिकली ATP का यूज़ करेगा यहाँ पे, ये अपनी ATPase एक्टिविटी को शो करेगा, और ये एक्चुअली क्या करता है, ये इस एरिया में बाइंड करेगा। जो अपस्ट्रीम एरिया है ये आपका क्या है, TRCF, ये अपस्ट्रीम डीएनए पे बाइंडिंग करेगा, और वहाँ से मेंशन करते हैं यहाँ पे बाइंड्स अपस्ट्रीम टू आरएनए पॉलीमरेज, या मैं यहाँ पे RNAP लिख रहा हूँ तो आरएनए पॉलीमरेज ही हुआ ये। यहाँ पे ये, और इसके बाद ये क्या करता है, ये इस बेसिकली ये एक तरह का मोटर प्रोटीन है, तो ये ATPase है, मतलब ATP का यूज़ करेगा, और एक तरह की मोटर है, बेसिकली एक मोटर प्रोटीन है। सो ये क्या करता है, ये ATPase मोटर का यूज़ करके डीएनए को बैक ट्रैक करेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में इसकी बाइंडिंग इतनी नज़दीक नहीं होती है, यूजुअली ये थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में दूर बाइंड करेगा, फिर ATP का यूज़ करके ये नज़दीक आएगा जब तक इसको आरएनए पॉलीमरेज नहीं मिल जाता। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इसको मिलेगा ये उसको पुश कर देता है, यहाँ पे इनका कोलिजन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो TRCF है फाइनली मान लीजिए कि बाइंड्स अपस्ट्रीम और ATPase का यूज़ करके, ATP का यूज़ करके ये मूव करता है, एंड इट लोकेट्स बेसिकली, इट लोकेट्स द आरएनए पॉलीमरेज। और जैसे इसको आरएनए पॉलीमरेज करता है ये बेसिकली क्या करता है, उसके साथ कोलिजन करेगा,
और इस कॉलिजन की वजह से बेसिकली इसके साथ टकराएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाती है। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम है उसके से ये टकराने से यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाती है और आपका आरएनए पॉलीमरेज रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर कुछ इस तरीके से चलती है, मैंने सोचा कि बता दूं। हालांकि आई थिंक मैंने ये डीएनए डैमेज वाली जो वीडियो है मैंने उसमें मेंशन किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं आप। देखिए टर्मिनेशन, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए का ही होता है जिसको हम बेसिकली जीन बोलते हैं। जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो आखिर में आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगी। मान लीजिए एक यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक एक्चुअली लेट्स टेक अ डीएनए। सो इमेजिन दैट दिस इज अ डीएनए। तो जहाँ से शुरू होना होता है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रमोटर। तो ये हो गया हमारा प्रमोटर, राइट। और जहाँ पे ये एंड होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक और सीक्वेंस सिमिलर टू प्रमोटर, लेकिन उसका काम अपोजिट है बिल्कुल। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं टर्मिनेटर, राइट। ये टर्मिनेटर है। तो टर्मिनेटर वो वाला नहीं जो आप मूवी में देखते हैं। टर्मिनेटर इज बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस, राइट, अ सीक्वेंस दैट जो मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ एनकाउंटर करती है तो सीक्वेंस दैट फोर्सेस आरएनए पॉलीमरेज टू डिसोशिएट, आरएनए पॉलीमरेज टू डिसोशिएट। अगेन जैसे प्रमोटर का काम था कि इनिशिएशन कराना, क्योंकि प्रमोटर भी एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ डीएनए सीक्वेंस, राइट। और टर्मिनेटर का भी वही काम है। अब जैसे आपको याद हो तो प्रमोटर के लिए हमें एक इनिशिएशन फैक्टर चाहिए था, राइट। सो वी हैव एन इनिशिएशन फैक्टर। आशीष गैस बंद कर दे, अरे जिसमें सब्जी है। तो जैसे प्रमोटर के ऊपर आपको इनिशिएशन फैक्टर मिलेंगे, इनिशिएशन फैक्टर्स आपकी हेल्प करते हैं शुरुआत करने में। टर्मिनेटर भी सिमिलरली यूज करते हैं टर्मिनेशन फैक्टर्स का। तो टर्मिनेटर जो है वो क्या करता है, आपकी टर्मिनेशन, बेसिकली जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको रोकना। तो टर्मिनेशन जो है वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो है आपकी कि विद अ टर्मिनेशन फैक्टर, यहाँ पे आप किसी टर्मिनेशन फैक्टर का यूज़ करेंगे और वो आपको रिमूव कर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर देगा, ओके। और एक है विदाउट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विदाउट टर्मिनेशन फैक्टर। तो यहाँ पे जो आपका टर्मिनेशन फैक्टर है उसको हम बोलते हैं द रो फैक्टर। सो यहाँ पे हमारे पास रो फैक्टर होगा। यहाँ पे हमारे पास इसको हम रो डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, अनदर टर्मिनोलॉजी है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द रो dependent and the other one is known as row independent. So यहाँ पे ये हमारे पास दो तरह की टर्मिनेशन है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि जो आपका रो डिपेंडेंट है वो कैसे काम करती है। बेसिकली रो डिपेंडेंट में आपके पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसकी एक्चुअली हमें एक वीडियो यूज़ करनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले इसको हटाइए साइड में, इसकी भी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये है आपका रो फैक्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट यू बेसिकली आपको देखते ही पता लग जाएगी, जो रो फैक्टर है आपका, इट्स अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर और इट्स अ हेक्सामर। सो सबसे पहली बात, इट्स एन हेक्सामर रिंग जस्ट लाइक हेलिकेजेस। सो जो आपके हेक्सामर्स हैं बेसिकली रो डिपेंडेंट, जो आपके बेसिकली टर्मिनेशन है रो डिपेंडेंट, उसके अंदर क्या होता है कि आपको ये रो फैक्टर चाहिए होता है जो कि एक हेक्सामेरिक रिंग है। ये बाइंड करेगा, ये टर्मिनेटर के साथ बाइंड करेगा। सो यहाँ पे जो आपका रो फैक्टर है इट बाइंड्स टू द टर्मिनेटर, जो आपकी टर्मिनेटर सीक्वेंस है उसके ऊपर ये बाइंडिंग करेगा। और जहाँ पे ये बाइंडिंग करता है उसका भी साइट है एक्चुअली, उसको बोलते हैं RUT। RUT मीनिंग रो यूटिलाइजेशन, रो यूटिलाइजेशन साइट। यस, सो जो रो है वो टर्मिनेटर पे बाइंड करता है RUT साइट्स पे, जिनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि रो यूटिलाइजेशन साइट्स। तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग होगी और ये बाइंडिंग करवाने के बाद बेसिकली, क्योंकि ये एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है बेसिकली, और इसके अंदर मेनली जो आपकी रूट साइट है इसके अंदर मेनली आपको साइटोसिन रेजिड्यूज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेनली मैंने C लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा।
तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रो जो है वो एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सामेरिक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करता है बेसिकली, वो एटीपीएज एक्टिविटी का यहाँ पे यूज़ करेगा, जस्ट लाइक हेलिकेजेस। सो ये एटीपीएज एक्टिविटी का यहाँ पे जो है यूज़ करेगा और ये बाइंड करेगा आपकी जो आरएनए है उसके साथ, राइट। आरएनए जो है आपका, जो डीएनए से मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपकी ट्रांसक्रिप्शन चल रही है और यहाँ पे हमें एक आरएनए पॉलीमरेज भी बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका आरएनए बाहर निकल रहा है। तो आरएनए पर जैसे ही आरयूटी साइट आएगी, आरयूटी साइट बाहर निकलते ही इसके ऊपर कौन बाइंड कर जाएगा, जो आपका रो फैक्टर है, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे बाइंडिंग होगी, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो इसका देखिए अभी तक पता नहीं है, बट इतना पता है कि एटीपी यूज़ होगी और आरएनए से वो बाइंड करेगा, लेकिन कुछ एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है हमें पता नहीं है। हालांकि कुछ जो एजुकेटेड गेस हैं वो ये कहते हैं कि या तो ये जो रो है, आपका रो फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे की तरफ पुश कर देता है और आरएनए को पीछे खींच लेता है। तो बेसिकली कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हो सकता है, राइट। सेम मैकेनिज्म आपका जो टीआरसीएफ है, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था, ये जो टीआरसीएफ है ये भी कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म यूज़ करता है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज से टकरा जाता है और उसको रिप्लेस कर देता है। सिमिलरली हो सकता है कि सेम मैकेनिज्म आपका जो है रो फैक्टर यूज़ करता हो, एंड अगेन जो है इसका आइडिया अभी तक नहीं है। तो या तो ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे पुश कर रहा है या फिर ये आरएनए को पीछे खींच रहा है, तो इनमें से कोई एक जो है आपकी मेन जो है संभावना है। जो भी है, मतलब जैसे ही आपकी रो फैक्टर आरयूटी साइट पे, टर्मिनेटर पे बाइंड करेगा, जो कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से द आरएनए पॉलीमरेज विल लीव दैट साइट। सेकंड है आपका रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर्स, जो कि आपके पास यहाँ पे है। तो इनको समझना तो बिल्कुल ही आसान है एक्चुअली। इनकी सीक्वेंस बड़ी थोड़ी सी अलग सी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये है आपका रो इंडिपेंडेंट मैनर, राइट। सो इसको मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, रो इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब कि यहाँ पे आपका रो फैक्टर जो है उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली। तो इसमें बड़ा ही सिंपल है। अगेन ये आपका कुछ इस तरह का आपका टर्मिनेटर, ये आपकी टर्मिनेटर सीक्वेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस पे ये दोनों हैं, जो ये जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये आरएनए बनाएगा, राइट। मान लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक आ चुका है और इसका आरएनए बन चुका है, तो ये आपके पास आरएनए आ गया। अब अगर आप ध्यान दें तो इनको हटा दीजिए बीच से, ये जो हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, ये दोनों। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होने की वजह से होता क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिस स्ट्रक्चर को, ये बड़ा ही वेल नोन स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं द हेयर पिन लूप। और हेयर पिन लूप जो है वो आरएनए का एक बड़ा ही कॉमन नोन स्ट्रक्चर है। अगर आपको याद हो तो टीआरएनए जो होते हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है, राइट। तो बस होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आपके पास जो टर्मिनेशन साइट है उसका आरएनए बनेगा, आरएनए जो है वो हेयर पिन लूप बनाएगा, और हेयर पिन लूप जो है वो बेसिकली, इसको स्टेम लूप भी बोल सकते हैं आप, हेयर पिन लूप को स्टेम लूप भी बोल सकते हैं बेसिकली। तो ये हेयर पिन लूप या स्टेम आपका जो स्टेम लूप है ये बनाएगा, और बेसिकली इसकी वजह से होगा क्या कि अगेन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अगेन नॉट नोन, बट ऐसा माना जाता है कि इट विल कॉज सम काइंड ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस, ओके। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस आने की वजह से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आरएनए बन के निकला, यहाँ पे इसने हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाया, और हेयर पिन स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, इट कॉजेज सिंपली द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा अगेन एग्जैक्ट मैकेनिज्म नॉट नॉन, बट ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो ए और यू हैं इनकी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यू हैं, राइट। तो ये जो यू है इनका कॉम्प्लीमेंट्री ए होने वाला है, राइट, ए और यू। और आपको पता होगा जैसे ए और टी हैं, ए और यू में भी दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो इसको जैसे ये हेयर पिन बनता है, ये जो आपकी यहाँ पे 8-9 बेस पेयर्स की यहाँ पे बॉन्डिंग है ये निकल जाती है, और बेसिकली आपका आरएनए जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। सो दिस इज द बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने टर्मिनेशन देखा, हमने इलोंगेशन देखा, हमने इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेजेस देखा, और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि हमारी जो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज़ डन। नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे, जो कि स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स है। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.